जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी बाल विकास की विस्तृत कक्षा निरंतर चल रही है और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं आपके। पार्ट 4 है तो पार्ट 4 को भी आपको अच्छे से देखना है और उन प्रश्नों पर, उन फैक्टों पर फोकस किया जाता है इस कक्षा में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षाएं देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो एक बार देखें। आपने अभी तक जो नहीं पढ़ा होगा वो उन कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है, एक एक फैक्ट को समझा, एक बार देखें, जरूर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ही है। ठीक है, और जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 2500 या 2600 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे हैं जहां पर पीडीएफ, वीडियो आदि सब प्रेषित किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, फिर सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाओ। यहां पर आज हम बात करेंगे बिल्कुल तथ्यों पर। बिना साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया गया, तो काय का मापन किया गया? बुद्धि का मापन किया गया। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। स्पीयरमैन जो होते हैं वो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं बुद्धि के। ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तब आपका उत्तर होता है दोस्तों कैटल। कैटल महोदय माने जाते हैं तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। याद रख लेना है, हमेशा पूछे जाते हैं। यहां से आपका 1 नंबर पक्का है। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो बुद्धि मापन हेतु प्रयोग किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण का, है ना। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया? बिने साइमन ने। मानसिक आयु, है ना, और मानसिक आयु के जो प्रत्यय दिया है ये किसने दिया है? तब आपका उत्तर होगा बिने साइमन ने। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है तो बुद्धि का मापन करता है। याद रख लेना, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण काय का मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है तो किसने? एल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया बुद्धि परीक्षण का निर्माण। ये चीज आपको याद रखनी है। इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है, तो गामक अवस्था किससे संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से ये संबंधित होती है। तो आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। प्याजे मुख्य रूप से माने जाते हैं, तो प्याजे को सभी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं इस अपने सिद्धांत में। तो प्याजे जी को आपको अच्छे से पढ़ना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये किसने दी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ये प्याजे साहब ने दी है और इसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास, मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है, तो एक ही है प्याजे साहब ने। इस प्रकार के क्वेश्चन प्याजे साहब से पूछे जाते हैं। निम्न में से बताइए कौन सी प्याजे साहब ने विकास की अवस्था नहीं मानी है, या निम्न में से बताइए प्याजे साहब ने विकास की अवस्था मानी है। तब आपको ये प्याजे की 4 अवस्थाएं विकास की पता होनी चाहिए, उनका समय पता होनी चाहिए। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है, तो ये किशोरावस्था से, है ना। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय माने जाते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। याद रख लेना है आपको। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय जो सिद्धांत दिया है वो अल्फ्रेड बिने साहब ने दिया है। बुद्धि का एकल घटक, एकल अव्यय सिद्धांत। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, कथन है टर्मन महोदय का है। याद रख लेना है, जड़ बुद्धि बालक का आयु बुद्धि लब्धि होता है तो 71 से 80 के बीच होता है। ठीक है, जड़ बुद्धि बालक का जो IQ होता है वो 71 से 80 के बीच। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह क्या है? तो 2 से 7 वर्ष है। ये जो संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इनकी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष होती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है तो वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिक स्थिति। अगर यहीं पर अगर बात आती है कि मानसिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तब आपका जो है उत्तर कुछ और होता, यानी कि वातावरण सर्वाधिक जो है प्रभावित करता है आपका मानसिक विकास हो, जो भी विकास हो, है ना। अब देखते हैं बौद्धिक विकास के बारे में। बुद्धि की कुछ अर्थ एवं परिभाषाएं हैं, वो देख लेंगे। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, एक किसने कहा? बोरिंग ने कहा है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम कह रहे हैं। वुडवर्थ कह रहे हैं बुद्धि कार्य करने की विधि है ना।
टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, आपको याद रखना है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। ये किसने कहा है? बिने महोदय ने कहा है। ठीक है, बुद्धि के 4 तत्व इन्होंने बताए हैं कि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान में, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में। रायवर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। रायवर्न महोदय बोल रहे हैं। थांडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है, याद रखना है आपको। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसने कहा है? गाल्टन महोदय ने कहा है। बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक देखो, एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मन, स्टर्न ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत दिया है, थांडाइक ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत एक किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया है और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड ने दिया। अब यहां पर आपको याद रख लेना है, बहुकारक दिया है थांडाइक ने और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। ये चीज आप याद रखेंगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन ने, है ना, और त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग ने। तो ये आपके सिद्धांत जो हमेशा परीक्षाओं में एक सिद्धांत पूछा ही जाता है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब हम बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बुद्धि आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न यहां से हमेशा बनता है बुद्धि लब्धि के बारे में। आपसे पूछा जाएगा एक बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, तब वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, ये आपके विकल्प होंगे। तब आपका उत्तर होगा प्रतिभाशाली, है ना, प्रतिभाशाली इसका सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 121 से 39 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 से सामान्य बुद्धि, याद रख लेना। 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, क्षीण बुद्धि, और 71 से कम ये जड़ बुद्धि या निश्चित क्षीण बुद्धि होती है। तब आपको ये जो है बुद्धि के आपको आयु, ये जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, वो आपको याद रख लेनी है। एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बनता है। तो परफेक्ट रहें और अपने आप को जो है सुरक्षित रखें। इस प्रकार से पूरा का पूरा अध्ययन एक एक फैक्टों पर आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार से सारे का सारा यहां पर दिया है ना, कि ये सामान्य बुद्धि है और सामान्य बुद्धि में इस प्रकार से मंद बुद्धि जाएगा और ये तीव्र बुद्धि हो जाएगी यहां पर, और ये बुद्धि लब्धि चक्र वक्र दिया है। तो ये सभी को देख लेना है। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम देखो तो व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक किसने दिया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। ये जो होते हैं वो वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये दोनों। ठीक है, वैयक्तिक शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये दिए पोर्टियास भूल भुलैया परीक्षण और बेचलर वैल्यू टेस्ट ने, इन्होंने वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये दोनों। ठीक है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, है ना। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। ठीक है, निम्न में से बताइए कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तब आपको बताना होगा कि आर्मी बीटा टेस्ट जो है इस सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो को पढ़ना है, इसके पहले के 3 पार्ट जरूर देखें और ये पूरा का पूरा आपका विस्तृत रूप से जो है आपका करवाया जा रहा है। तो जरूर पूरे वीडियो देखें, पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी है, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। भारत में बुद्धि परीक्षण का इतिहास, वर्ष 1912 में C.H. राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, जिसका नाम हिंदुस्तानी बिने परीक्षण रखा गया। ठीक है, 1912 में याद रख लेना। और वर्ष 1927 में डॉक्टर जे मनरो ने हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। वर्ष 1954 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, ये चीज याद रखनी है। और पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस जलोटा ने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया, ये चीज भी आपको दोस्तों हमें पढ़ना है। संवेगों की विशेषताएं, आपने संवेग पढ़े होंगे, संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। यहां से देखते हैं संवेगों की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। आप संवेग पढ़ते होंगे, संवेग आपको पता होगा, लेकिन संवेग का अर्थ परिभाषा आज हम जानेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? ये वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। याद करना है आपको, है ना। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग। ये किसने कहा? जर्सील्ड महोदय ने। ठीक है, हाँ, अब संवेग के बारे में देखेंगे, है ना। अंग्रेजी में से इमोशन कहा जाता है। ठीक है, ई धन मोशन, तो अंदर से, और मोशन मतलब गति, है ना। तो
शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो इमोशन से बना है क्या, संवेग, और ई मतलब होता है अंदर से और मोशन मतलब होता है गति, ये चीज आपको समझनी है। अब यहां पर हम इसकी विशेषताएं जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। संवेग की विशेषताएं, यहां पर देखो संवेग की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहां से हम जानेंगे कि विचार प्रक्रिया का लोपन, विचार प्रक्रिया का लोपन है ना, और तर्क चिंतन, चिंतन, बुद्धि, विवेक पर नियंत्रण नहीं, ये विशेषताएं हैं। विचार जब संवेग उत्तेजित अवस्था में होते हैं तब विचार प्रक्रिया का लोपन हो जाता है, और यहां पर ना तो तर्क, ना चिंतन, बुद्धि, विवेक कुछ भी काम नहीं करता, ये नियंत्रण में नहीं रहते, ठीक है। संवेगों की व्यापकता, व्यक्तिगतता, संवेगों की अस्थिरता, एक ही स्थिति पर विभिन्न प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति है ना, और संवेगों की अस्थिरता, संवेगों का स्थानांतरण, संवेगों की अस्थिरता रहती है। जैसे गुस्सा अगर आया आपको आए तो कुछ क्षण के लिए आएगा, है ना, तो अस्थिरता रहती है। संवेगों का स्थानांतरण, मूल प्रवृत्तियों से संवेद होता है, ठीक है। संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। अब जैसे आपको गुस्सा आया तो आपके पड़ोसी को भी गुस्सा आ सकता है, आपके मित्र को भी आ सकता है, संवेगों का स्थानांतरण होता है। मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां, उनसे संबंध होता है। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है ना, सुख दुख का भाव होता है संवेग, है ना। शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते, जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, पाचन क्रिया प्रभावित होना, धड़कन बढ़ जाना आदि, ये जो है क्या है, इससे शारीरिक प्रक्रियाएं जो है परिवर्तन हो जाते हैं संवेग से। और बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन, अंग संचालन, गति में परिवर्तन, मुखमंडल के प्रकाश में अंतर, तो ये सारी की सारी संवेग की जो है विशेषताएं हैं। अनेक प्रकार के संवेग जब व्यक्ति के अंदर जो है उत्सर्जित होते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो है विशेषताएं प्रकट करती हैं। तब हम संवेग की विशेषताओं के बारे में देखेंगे अच्छे से कि संवेग विश्व भर के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, ठीक है, सभी को पता है। संवेगों के उत्पन्न होने पर अस्थायी शारीरिक दैहिक परिवर्तन होता है ना। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शिथिल या फिर विलुप्त हो जाती है ना। विचार प्रक्रिया, संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, संवेग की प्रकृति अस्थायी होती है, संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित भी होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, संवेगों का संबंध क्रियात्मक व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों से होता है। तो ये संवेग की कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने अच्छे से जाना। संवेगों के प्रकार देख लेते हैं अब। संवेगों के डेकार्टे के अनुसार देखो, डेकार्टे के अनुसार संवेगों के प्रकार देखो, एक तो प्रशंसा है ना, प्रशंसा, शोक, हर्ष, प्यार, घृणा, इच्छा, ये संवेगों के प्रकार हैं, ये संवेग है ना। प्रेम भी संवेग है, घृणा भी संवेग है, इच्छा भी संवेग है, हर्ष भी संवेग है, शोक भी संवेग है और प्रशंसा भी संवेग है। तो ये संवेग कहलाएंगे। आपको याद रख लेना, संवेगों के प्रकार हैं, है ना। स्पेनोजा के अनुसार देखो, इच्छा, शोक और हर्ष ये संवेगों के प्रकार हैं। जॉर्जन्स के अनुसार ये देखो, भय, लज्जा, क्रोध, इच्छा, शोक, खुशी, ये संवेगों के प्रकार होते हैं, संवेग होते हैं। सहसावस्था में देख लेते हैं, सहसावस्था में पहले यहाँ देख लो, और भी कुछ महत्वपूर्ण जो संवेग हैं उनके बारे में देखो। जेम्स के अनुसार संवेग देख लो, जेम्स के अनुसार देखो स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग, इन्होंने दो प्रकार से बांटा है संवेगों को। स्थूल संवेग देखो, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ये स्थूल संवेग हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स के अनुसार निम्न में से बताइए कौन सा स्थूल संवेग है, तब आपको पता होनी चाहिए दुख, भय, क्रोध और प्रेम ये स्थूल संवेग हैं। और सूक्ष्म संवेग नैतिकता, बौद्धिकता और सौंदर्य भाव ये सूक्ष्म संवेग कहलाएंगे, इसको देख लेना है ना। मैकडूगल के अनुसार संवेगों के प्रकार बताना है, तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। एक चीज तो ये आती है कि मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं, तब आपका उत्तर होता मैकडूगल ने। कितनी दी हैं, तो 14 दी हैं। अब जब 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं तो 14 ही इन्होंने संवेग दिए हैं, ठीक है, बताए हैं, जिसमें प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग है। इनको निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है। देखो, मूल प्रवृत्तियां, पलायन संवेग होगा क्या, भय, ठीक है। युत्सा या लड़ना, तब आपका संवेग होगा क्रोध। विकर्षण या निवृत्ति, है ना, मतलब ये मूल प्रवृत्ति है। पलायन की प्रवृत्ति होगी तो भय होगा, युत्सा या लड़ना होगा तो क्रोध संवेग उत्पन्न होगा, विकर्षण या निवृत्ति होगी तो घृणा, है ना, संतान कामना तो ये वात्सल्य की संवेग होगा, प्रार्थना या शरणागति करुणा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि पलायन की स्थिति में, पलायन की मूल प्रवृत्ति में कौन सा संवेग जो हो तो उद्घटित होता है, तब आपको पता होनी चाहिए कि भय नामक जो संवेग है
ये उद्घटित होता है। युत्सा के मूल प्रवृत्ति में भय क्रोध होता है ना। संतान कामना में वात्सल्य होता है। प्रार्थना शरणागति में करुणा होती है। काम प्रवृत्ति से में कामुकता संवेग होता है। उत्सुकता या जिज्ञासा में आश्चर्य का संवेग होता है ना। व्यतीतता या दैन्य तो आत्महीनता होती है। आत्मगौरव में आत्म अभिमान का संवेग होता है। सामूहिकता में एकाकीपन, भोजन तलाश में भूख का संवेग होता है और संग्रहण में अधिकार होता है ना। रचना धर्मिता का कृतिभाव और हास या हंसना में आमोद। तब आपसे यहाँ से जितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां निम्न से पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन, निम्न में से बताइए मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। तब आपको ये मूल प्रवृत्ति जो है आपको पता होनी चाहिए। पलायन, युत्सा, विकर्षण, संतान, प्रार्थना, काम प्रवृत्ति है ना, उत्सुकता, व्यतीतता, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजन तलाश, संग्रहण, रचना धर्मिता, हास या हंसना, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पर संवेग बताए हैं तो इनको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे की प्रक्रिया और देखते हैं। संवेगात्मक विकास विभिन्न अवस्थाओं में, सहसावस्था में संवेगात्मक विकास देख लेते हैं। जन्म के समय जो है कि 1 माह में कौन कौन से होते हैं। देखो 1 माह में उत्तेजना, पीड़ा और आनंद, ये संवेग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जन्म के समय जो है कौन सा संवेग होता है, तो उत्तेजना होती है। आपको याद, एक बालक के जन्म के समय उसमें कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, निम्न में से आपको पता होनी चाहिए, तो उत्तेजना होती है। 1 माह में उत्तेजना, पीड़ा और आनंद इसमें संवेग आ जाते हैं। 3 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद और क्रोध भी आ जाता है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको कहीं मिलेगी भी नहीं और इतने अच्छे से आपको विस्तृत रूप से जो चीज दी गई है वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। 3 माह में आपने देख लिया। 6 माह में देखो उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, ये हो जाती हैं, तो याद रख लेना है। और 6 माह की हो गई तो ये आ जाते हैं। 12 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह और उल्लास, ये के पूरे संवेग आ जाते हैं। 18 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या, ये संवेग आ जाते हैं। 24 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या, खुशी और मतलब प्रसन्नता, ये सारे के सारे संवेग हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए एक बालक के अंदर 6 माह में कौन सा संवेग नहीं आता। तब आपको उत्तर होना चाहिए, यहां पर उल्लास दिया होगा तो उल्लास आपको टिक करना है। तो अलग अलग जो माह हैं वो आपको याद रख लेना है कि 1 माह में कौन सा संवेग आता है, 2 में कौन सा, 3 में कौन सा, 6 में कौन सा। तो इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है और आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज आपको पूछी जाएगी। अब बाल्यावस्था में देखें, अब अपन ने सहसावस्था में देख लिया कौन कौन से संवेगों का विकास होता है। अब हम देख लेते हैं बाल्यावस्था में कौन से संवेग आते हैं। तो देखो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, अब सभी को पता है कि बाल्यावस्था अनोखी अवस्था है, अनोखा काल इसे कहा जाता है। टोली की अवस्था, सामूहिक अवस्था है ना, संवेगों में स्थायित्व तो आने लगता है ना, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन होता है और प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, भय, प्रतिस्पर्धा आदि प्रकट होते हैं। संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है इसमें, ठीक है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, देखो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास भाव प्रधान प्रवृत्तियों की अधिकता रहती है ना, और संवेगों में भिन्नताएं रहती हैं। वीर पूजा की भावना रहती है, अपराध प्रवृत्ति की भावना। आपसे एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से बताइए किस अवस्था में जो है बालक के अंदर वीर पूजा की भावना रहती है। तब आपका उत्तर क्या होगा, किशोरावस्था में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम किशोरावस्था में देख लेते हैं। और अपराध प्रवृत्ति की भावना भी किशोरावस्था में आ जाती है। स्वतंत्रता की भावना किशोरावस्था में रहती है, ठीक है। विरोधी मनोदशाएं है ना, काम भावना की प्रबलता, स्वाभिमान की भावना और चिंतन युक्त व्यवहार। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तब आपको पता होनी चाहिए विषमलिंगी प्रेम भी होता है, स्वप्रेम होता है, समलिंगी प्रेम होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वंशानुक्रम। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता है ना, परिवार का वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और विद्यालय। ये सभी के जब ये जो फैक्ट हैं वो काय को संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तब आपको याद रख लेना है। और कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य,
मानसिक योग्यता, थकान आदि ये सभी हैं। मैकडूगल ने संवेगों के प्रकार बताए हैं, तो 14 प्रकार बताए हैं, संवेगों के भी बताए हैं और मूल प्रवृत्तियों के भी बताए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। स्पिनोजा के अनुसार संवेगों के प्रकार क्या हैं, तो हर्ष, शोक और इच्छा, है ना। जन्म के समय बच्चे में संवेग होता है तो उत्तेजना। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आपको संवेग और जो होते हैं वो सभी को याद रख लेना है। मैकडूगल ने किसके आधार पर संवेगों का वर्गीकरण किया है, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। सबसे ज्यादा संवेगात्मक अस्थिरता होती है तो किशोरावस्था में होती है सबसे ज्यादा संवेगात्मक अस्थिरता, ठीक है। और संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। थकान ये जो है कथन किसका है, वुडवर्थ का है, तो ये चीज हमें समझनी है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जो विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास देख लेते हैं हम। सामाजिक विकास अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। एक बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। सबसे पहले वो परिवार में आता है और वह धीरे धीरे अपना सामाजिक विकास करता है, ठीक है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। ये किसने कहा है, हरलाख महोदय ने कहा है, ठीक है। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। ये सोरेनसन महोदय ने कहा है। अब शैशवावस्था में सामाजिक विकास देखो दोस्तों, हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं। शैशवावस्था के प्रथम माह में देखो तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा एक बालक तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तो एक माह में होता है। द्वितीय माह में देखो मानव ध्वनि पहचानना और मुस्कुराना, ये द्वितीय माह में होने लगता है। तृतीय माह में देखो माता पिता के लिए प्रसन्नता व दुख प्रकट करना, है ना, ये जो है तृतीय माह में होने लगता है। परिचित से प्यार व अन्य से भयभीत 6 माह में होने लगता है। अनुचित कार्य को मना करने पर मान जाना, ये 1 वर्ष में होता है ना। सहयोग एवं सहानुभूति का विकास 2 वर्ष में होने लगता है। पास पड़ोस के अन्य बालकों से संपर्क बनाना 3 वर्ष में होने लगता है। नर्सरी विद्यालय के वातावरण से समायोजन 4 वर्ष में होने लगता है। नैतिकता का विकास, सामाजिक परिपक्वता, ये 5 वर्ष में होने लगता है। तो ये हमने शैशवावस्था की सामाजिक विकास देखा, शैशवावस्था का। ये चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि प्रथम माह में क्या करता है बालक, 6 माह में क्या करता है, किस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। इसके बाद का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है, हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पढ़ेंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पढ़ेंगे। एक एक चीज हमें पढ़नी है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। और ये जो बुक है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, तो आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। जिसने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे वो जरूर देखें, और आगे आने वाले ऐसे बहुत से आपके पार्ट होंगे जो आपको पूरा विस्तृत ज्ञान प्रदान करवाएंगे। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है वो आपकी होनी चाहिए, और वो भी क्रमबद्ध करवाएंगे, ठीक है। जब आप क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है और वो आप तक कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।